आईएनसी का फाउंडेशन ऑफ आईएनसी की बात करते हैं। 1880 से 84 तक हमारे डफरिन है, डफरिन। तो बॉम्बे के अंदर ये जो वो है ना गोकुलदास तेज कॉलेज, वहाँ पे शुरुआत हुई थी। और एक मिनट। तो बॉम्बे के अंदर सबसे पहले कौन बने हैं? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी बने हैं। WC बनर्जी 72 डेलीगेट्स के साथ स्टार्ट हुआ था ये। मॉडरेट फेज़ रहा है 1885 से 1905 तक। मॉडरेट फेज़ रहा है 1885 से 1905। 1905 क्या है? बंगाल का पार्टीशन, वहाँ तक हमारा मॉडरेट फेज़ रहा है। फिर बंगाल का पार्टीशन कर ही दिया गया। वहाँ से फिर इनको गुस्सा आके वहाँ से फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ शुरू हो गया था 1915 से 1905 से 1915 तक। सेफ्टी वॉल्व की बात किसने की है यहाँ पे? तो सेफ्टी वॉल्व की बात की है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा है और ये कुछ भी नहीं है। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है ना, कि सेफ्टी वॉल्व होता है जैसे कुकर के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा दी जाती है कुकर के अंदर, ताकि वो प्रेशर वहाँ से सीटी में से निकल जाए। वैसे ये है कि भाई जैसे कि जो मासेस है ना, एक बीच में एक बॉडी बना दी गई कि मासेस जो है यहाँ पे इनके पास ही अपना सारा का सारा प्रेशर यहीं रिलीज़ कर लेंगे। फिर कांग्रेस हमारे पास आएगी तो हम लोग उन कांग्रेस के 4-5 लोगों को संभाल लेंगे, पूरा का पूरा मास हमारे पास नहीं आ पाएगा। इसलिए कांग्रेस शुरुआत करने की बात की गई। ये लाला लाजपत राय ने कही थी सेफ्टी वॉल्व के बारे में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात किसने की? तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात ये करते हैं मार्क्सिस्ट। इसमें आर.पी. दत्त कहते हैं कि नहीं भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लाइटनिंग कंडक्टर की बात करते हैं बिपिन चंद्र। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। कैसे? ये हमारे लिए फ़ायदे की बात ऐसे है क्योंकि इनके अंदर क्या है, कांग्रेस के अंदर है A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम जो है, अब A.O. ह्यूम है अंग्रेज। तो अगर A.O. ह्यूम अंग्रेज है तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो है ना वो रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ एक ब्रिटिशर खड़ा हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस में हम लोग इसके थ्रू कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल वैसे है तो ये एक्सट्रीमिस्ट बनेगा आगे वाले समय में, बट अभी ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि नहीं सेफ्टी वॉल्व है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट लाइटनिंग कंडक्टर क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ना जलाने का काम करेगा और ये हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। ये बिपिन चंद्र पाल इसका सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का एम क्या था? कांग्रेस का एम था कि डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई जाए, पॉलिटिकली लोगों को डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई जाए। ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे यहाँ पे, डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई जाए, पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट किया जाए और नेशनहुड की भावना को स्प्रेड किया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे बात करें नेशनहुड फैलाया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है कि पता ही नहीं है कि हम लोग कौन हैं। तो बताएंगे कि भाई हम सब एक हैं और इस तरीके से नेशनहुड को मतलब कहीं ना कहीं पे सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकली नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई जाए, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए। तो कांग्रेस का एम था डेमोक्रेटिक तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट को फैलाना, पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना और नेशनहुड की भावना। ये तीनों चीज़ें याद रखनी। कांग्रेस का एम क्या है? डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना है और नेशनहुड की भावना को स्प्रेड करना है। इसमें मॉडरेट लीडर जो है वो है दादा भाई नौरोजी हैं। अब दादा भाई नौरोजी मॉडरेट लीडर जो थे ना, असल में वो ब्रिटिशर्स की तरफ इंक्लाइंड थे। कैसे? उनको लगता था कि ना ब्रिटिशर्स जो है यही हमारा सपोर्ट करेंगे। उनको कॉमन मासेस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इनको कॉमन मासेस के ऊपर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, उनको अब एक्सट्रीमिस्ट जो आएंगे ना आगे चल के, उनको कॉमन मासेस के ऊपर वो पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। इसमें कौन कौन है यहाँ पे? ये मॉडरेट लीडर्स तो दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह हैं, D.E. वाचा हैं, WC बनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं। दादा भाई नौरोजी ये एक मॉडरेट हैं, ब्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। फिरोज शाह वहाँ के हैं, बॉम्बे के हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह हैं, D.E. वाचा हैं, WC बनर्जी और SN बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, D.E. वाचा, WC बनर्जी और SN बनर्जी। ठीक है, अब इनकी जो है ना, इनका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इनका मेथड क्या है? प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। 3 इनके मेथड है, 3P: प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन। प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये इनका मेथड है। और ये प्रोटेस्ट कैसे करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के तौर पे ये करते हैं। ठीक है, तो प्रेयर,
पिटीशन, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन को साथ में लेके कर रहे हैं। इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है ओपिनियन क्रिएट करना, ठीक है। और क्या है इनका इनका एजेंडा? बस ये कि एक ओपिनियन क्रिएट करना। पब्लिक और ब्रिटिशर्स को बस यही बोलते रहेंगे कि दे दो रिफॉर्म, दे दो रिफॉर्म। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाएंगे ये। प्रेयर कर रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, प्रेयर करेंगे, साहब साहब प्लीज़ प्लीज़ दे दो। पिटीशन लेटर लिखेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट भी ऐसा नहीं कि खुले रोड पे आ रहे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी बनाई। और ये कहाँ पे बना के आ रहे हैं? ये बना के आ रहे हैं लंदन के अंदर। तो इन्होंने सोचा कि चलो यार, इनको ये लगता था कि हम ना पूरा लंदन के अंदर ही जाके और लंदन के पार्लियामेंट को बताते हैं कि देखो आपने हमारे यहाँ पे ये जो लोग हैं, आप लोग तो ब्रिटिशर्स हैं, आप लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इन लोगों ने ना अन ब्रिटिशर रूल चला रखा है। आप लोग तो बहुत लिबरल हैं और आप इस तरीके से चीज़ों से काम करते हैं, आप लोग इतने एडवांस्ड है। बट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो आप हमारे यहाँ पे ना ब्रिटिश रूल चला दो। अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? अन ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये सब बताने के लिए ये जाते हैं लंदन के अंदर। वहाँ पे चलाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी। कहाँ पे? लंदन के अंदर 1889 के अंदर 1885 में कांग्रेस बनी है। और 4 साल के बाद ये 1889 के अंदर लंदन के अंदर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी बनाते हैं। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है विलियम वेडरबर्न, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक के तौर पे ये बहुत आए। तो ये शुरुआत इन्हीं से ही हुई थी। जैसे दादा भाई नरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के तहत ही इन्होंने सिखाया कि देखिए हमारा जो है नेशनल इनकम हमारी किस तरीके से हमारी मतलब कितना नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। तो इकोनॉमिक क्रिटिक के तौर पे उभर के आए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की शुरुआत इन्होंने की है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये बात हमें पता ही नहीं थी, ये सबसे पहले बताई ही इनने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात बताई इन्होंने हमें कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया जाए। सिविल राइट की बात इन्होंने बताई। तो क्या क्या बताया इन्होंने? इकोनॉमिक क्रिटिक के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात की है और सिविल राइट की बात की है। और बट एक्चुअल में क्या है ना कि ये चाहते हैं ब्रिटिश रूल। वो मैंने बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पे भी अन ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम ब्रिटिश रूल चाहते हैं। अब इन्होंने एक नेशनल इनकम और जीडीपी इंडिकेटर की एक बात बताई है। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी की नेशनल इनकम है 1000 रुपये, है ना। तो उसने क्या किया, 1000 रुपये नेशनल इनकम मतलब क्या है, उन्होंने कुछ सेविंग की, ठीक है। वो सेविंग से क्या होगा, वो बैंक में जाएगी, राइट। किसी की नेशनल इनकम है, मान लेते हैं कि मेरी इनकम है अभी 200 रुपये। तो मैंने उसको सेव किया, ठीक है। मैंने जो सेव किया उसको बैंक में डाल दिया। बैंक उसको इन्वेस्ट करेगा। फिर इन्वेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे कुछ ना कुछ नया निकलेगा। और नया निकल के अगली बार नेशनल इनकम जो है वो 2000 हो जाएगी। तो इस तरीके से नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी का इंडिकेटर होता है कि भाई जितनी इनकी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी उतनी ही इनकी जीडीपी भी बढ़ती जाएगी। बट हो क्या रहा है ना हमारे यहाँ पे, बट ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल इनकम वही 1000 रुपये है तो इन्होंने सेविंग की। बट एक्चुअल में ये जैसे कि जब सेविंग करके लोगों ने सेविंग करके बैंक में दे दी, ठीक है। बट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 रुपये ही। समझ में आ रहा है? कहाँ 1000 रुपये, ये इन्वेस्ट ही कम कर रहे हैं। ये अपना खर्चा जो है ना हमारी चीज़ों पे ना लगा के अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हमारा जो वो है ना, हम लोग डिके ही होते जा रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 200 रुपये का, बट जो सामान बन रहा है वो कुछ भी नई चीज़ बन रही है वो 100 रुपये की ही बन रही है। तो अगली बार नेशनल इनकम हमारी बढ़ने के सिवाय हमारी नेशनल इनकम कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं कि हमारी इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, डीके हो रही है हमारी, ठीक है। अब होम चार्ज की एक बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। देखो होम चार्ज का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश जो है हम सैलरी यहाँ से ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे सामान बेच के हमारे यहाँ से हमारे राजाओं से तनख्वाह सैलरी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर उसको ब्रिटेन भेज दे रहे हैं। तो कह रहे कि यार ये तो हमारा पैसा था ना, आपने यहाँ से कमाया, सैलरी ले ली, हमारी चीज़ों से आपने सैलरी भी ले ली और आपने पेंशन भी ले ली और उसको ब्रिटेन भेज दिया। तो उसको बोलते हैं सैलरी पेंशन सेंड टू ब्रिटेन होम चार्ज। तो डिमांड इन्होंने क्या की, इन्होंने कहा कि प्लीज़ सर्विलियंस ऑफ इंडियंस सब सर्वियंस टू ब्रिटेन, सेवियरेंस ऑफ इंडियाज सब सर्वियंस
टू ब्रिटेन, कि हमारी इकोनॉमी आपके नीचे, हमारी इकोनॉमी जो है अभी आपके नीचे है, तो आप इसको बंद करें, आप हमारी इकोनॉमी को नीचे ना रखें, हम आप थोड़ा सा बढ़ाएं। पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि ये सड़क पे आ जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। कैसे? थ्रू इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइज के द्वारा। तो इन्होंने इंडियन कैपिटल की बात की है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इकोनॉमी के ऊपर काम करें, इनका कंट्रीब्यूशन इन्होंने ही शुरुआत किया था, इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइज की बात करना। इन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स जो आप लगाते हैं उसे आप अबॉलिश करें। तो 3 चीज़ें इन्होंने की है। पहली चीज़ इन्होंने क्या की है, सबसर्वियंस ऑफ ब्रिटेन की। एक तो ये कहा कि हमारी इकोनॉमी आपके नीचे है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। कैसे इंडिपेंडेंट हो जाए? थ्रू इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइज के द्वारा। और तीसरा इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप सॉल्ट टैक्स को बंद करें। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी उस टाइम पे टपकेंगे और गांधी जी सॉल्ट टैक्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग भी पहले ये बात कर चुके हैं। ओके, तो 1858 के अंदर क्या चेंज हुआ है? क्वीन है, वॉइसरॉय ला दिया गया है, वॉइसरॉय के ऊपर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के ऊपर क्वीन है, ठीक है, ये हमें पता ही है। 1861 के अंदर क्या हुआ है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विच आर लॉयल टू गवर्नर जनरल। देखो ये कह रहे थे ना, 1861 के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर बैठाए गए। अब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है कौन से? ये वही हैं जो गवर्नर जनरल के लॉयल हैं, तो मतलब इनके पास कोई पावर ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि 1862 के बाद अब 1861 में ये कह रहे कि हाँ भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर को हम लेके आएंगे 1861 से 1892 तक। बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 मेंबर आते हैं, ठीक है। उनमें है जैसे कि सैयद अहमद बैठेगा, सैयद अहमद बैठते हैं, कृष्णोदास बैठते हैं, वीएन मंडली बैठते हैं और राज बिहारी घोष। तो 2 लोग, सैयद अहमद, ये 1862 से 1892 के बीच में 30 सालों के बीच में बैठ चुके हैं। सैयद अहमद बैठ चुके हैं, राज बिहारी घोष बैठ चुके हैं, राज बिहारी घोष, घोष नॉट बोस, राज बिहारी घोष, GOGHOS सच, घोष, ठीक है। अब आईएनसी ने क्या डिमांड की? तो होता क्या है कि आईएनसी ने डिमांड की थी। तो 1885 में क्या हुआ, हमारी आईएनसी बन चुकी है। तो 1885 की डिमांड के बाद ही ये 1892 की एक्ट आई है, ठीक है। इसमें क्या था ना, इसको हम लोग 1892 की एक्ट को हम लोग SOS यानी इसको हम लोग लॉर्ड क्रॉस, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे 1892 के अंदर वो कौन थे? हमारे क्रॉस। इसको हम लोग इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोलते हैं। तो लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी हमसे बोलते हैं। इसमें हम लोग 1885 में कांग्रेस की के बाद कुछ चीज़ें क्रॉस होंगी, मतलब कोई सीमाओं को लांगा जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हाँ, तो क्या होता है इसके अंदर 10 से 12 मेंबर बैठाए जाते हैं। कहाँ पे? गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर 10 से 12 मेंबर बैठाए जाते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। और बजट की पावर दी जाती है, ठीक है, बजट की पावर दी जाती है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो बजट की बात की गई है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हाँ वही कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। नॉन ऑफिशियल मेंबर बैठाए जाते हैं 10 से 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर बैठाए जाते हैं जो कि पार्शली नॉमिनेटेड होते हैं और वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम पार्शल नॉमिनेट। जैसे कि जो 10 से 12 मेंबर जो बैठाए गए हैं वो कुछ पार्शली नॉमिनेटेड हैं और कुछ पार्शली इलेक्टेड हैं, ठीक है। कहाँ से? कुछ यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ से आए हैं, इस तरीके से। तो लेकिन वही बात है कि इनका कोई यूज़ नहीं है, ये वही इनके लॉयली आदमी है। 10 से 12 लोग गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर बैठाए तो गए हैं, बजट की पावर मिल गई है 1892 के अंदर, क्वेश्चन की बात भी की गई है, बट वही है कि ये कुछ ज़्यादा काम के नहीं है। तो इसमें इसलिए यहीं पे एक नारा आता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भैया आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं ढंग से, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे आप बैठा रहे हैं, उनमें से आधों को आप अपॉइंट कर रहे हैं और आधों को आप लोग इलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन 1892 के अंदर ही आया है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्वराज की बात किसने की है? तो स्वराज की बात की थी दादा भाई नौरोजी ने, ये बहुत याद रखना है। फर्स्ट टाइम किसने बात की है स्वराज की? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इनका मतलब क्या था यहाँ पे? इनका मतलब ये था कि हमें
जो ब्रिटेन की और कॉलोनीज़ हैं जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन जैसी हमें भी कॉलोनी ही बनना है। तो ये ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ हमें उनके जैसा कॉलोनी बनना है, ठीक है। तो ये ना एक्चुअल में सब कुछ कह देते हैं, क्या क्या कहते हैं। हाँ, ये देखो, ये इसमें होता क्या है ना कि ये लोग ना सारी की सारी चीज़ों को सिर्फ कह देते हैं। जैसे कि ये क्या है कि एक तो काउंसिल में ये बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि अब से इनको मिल गया है क्वेश्चन पूछने का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया है, तो मानते हैं कि इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये 1892 तक ये नहीं पूछ सकते हैं। तो जैसे कि किसी ने बोला कि भाई फलानी फलानी इस स्कीम के ऊपर हम लोग ये बात करें, तो इन्होंने जस्ट क्वेश्चन उठा दिया कि ये क्वेश्चन उठा दिया, भले ही वो जवाब कुछ भी दें वो मतलब नहीं है। अब इन्होंने जो भी इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, अदर प्रॉब्लम के बारे में, ग्रीवेंस के बारे में इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। क्या होता है ना, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन उठा है तो वो क्वेश्चन उठा हुआ वो छपेगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो मास इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अच्छा यार ये क्वेश्चन तो अच्छा, तो उनको क्या समझ में आएगा कि अच्छा यार दादा भाई नौरोजी ने ये क्वेश्चन उठाया, यानी ये समस्या है। इससे मासेस जो थे वो इनडायरेक्टली उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। देखो ये लोग ना मासेस के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वही है कि बट दे स्प्रेड पब्लिक ओपिनियन, इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन फैलाया कि हाँ अच्छा इस तरीके से लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया था, किसके लिए, एक्सट्रीमिस्ट के लिए, ठीक है। अब कांग्रेस को एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन किसने कहा था कांग्रेस को एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है, तो ये डफरिन ने कहा था। डफरिन के टाइम पे हमारी कांग्रेस बनी थी ना, तो डफरिन ने ही कहा था कि व्हाट इज कांग्रेस, कांग्रेस इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ओके। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं एंड ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की। 1896 के अंदर फेमीन आया था, 1896 के अंदर फेमीन आया हुआ था। 1892 का एक्ट चला गया है, 1896 के अंदर फेमीन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिबोनिक प्लेग है, बिबोनिक प्लेग आया हुआ है। फेमीन क्यों पड़ गया है, क्योंकि बिबोनिक प्लेग है। तो 1897 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्लेग के चक्कर की चेकिंग के वजह से यहाँ पे औरतों के साथ और बदतमीज़ी की जा रही थी। जैसे नाटू ब्रदर्स जो होते हैं वो कमिश्नर रैंड को मार देते हैं, और इस वजह से ये कहा जाता है कि तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी के अंदर जो लिखा था, उस वजह से नाटू ब्रदर्स जो हैं ये भड़के हैं, और इस वजह से इसने हमारे कमिश्नर को मारा है। तो इस वजह से क्या होता है कि इतना होने के बाद नाटू ब्रदर्स 1897 और तिलक को इम्प्रिजन कर दिया जाता है। 1896 के अंदर हमारा क्या आया है, प्लेग आया है। 1897 के अंदर नाटू ब्रदर्स ने कमिश्नर रैंड को मार दिया है और तिलक को इम्प्रिजन कर दिया गया है। अब क्या होता है, इतना करने के बाद ये लेके आते हैं सेडिशन एक्ट लेके आते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या कर दिया, मतलब तुमने हमारे आदमी को ही मार दिया। तो ये सेडिशन एक्ट लेके आते हैं कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको हम लोग जेल में डालेंगे। सेडिशन आता है 124A। अब क्या होता है, तो फिर ये कर्जन का टाइम चलता है, 1898 से 1905 तक कर्जन का फेज चलता है। अब कर्जन जो है ना ये कैसा काम करता है, ये मिशन, कमीशन एंड ओमिशन का काम करता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेके आएगा ये, है ना, और ये पूना के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना देगा, तो कुछ कुछ अच्छा काम भी करेगा। अच्छा काम क्यों करेगा, ताकि इनका रूल जो है वो सस्टेनेबल रहे, क्योंकि ख़राब करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे और फिर से रिवोल्ट होने की शंका होगी। इसलिए ये धीरे धीरे कुछ काम गंदा करेंगे, कुछ काम अच्छा थोड़ा थोड़ा अच्छा भी करते चलेंगे, ताकि जो फेज़ है वो सस्टेनेबल रहे। तो कर्जन कहते हैं कांग्रेस को कि लेटिंग ऑफ गैसेस, यानी फार्ट, ठीक है। तो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस क्या है, एक तरीके से लेटिंग ऑफ गैसेस हैं। तो कर्जन, अब देखो कर्जन का एरा शुरू होता है हमारा 1899 से 1905 तक चलेगा। तो कर्जन ने ऐसा क्या क्या किया, हम लोग बात करते हैं। कर्जन ने मेन जो बड़े बड़े काम हैं वो 3 काम किए हैं। पहला काम इसने क्या किया, एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। इसने क्या किया, वहाँ पे जो लोकल इलेक्टेड लीडर्स थे उनको हटा दिया और इसने अपने खुद के मेंबर लगा दिए।
1904 में इसने क्या किया, इसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दी। 1904 के अंदर इसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ले आया। ये प्रेस के अगेंस्ट में थी। 1904 के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी एक्ट ले आया कि अगर स्टूडेंट नेशनलिज्म को फॉलो करेंगे ना तो कर्जन उनको सप्रेस कर देगा। मतलब इनका ये था कि स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी एक्ट का सिर्फ इतना मतलब था कि स्टूडेंट जो है वो नेशनलिज्म की ये जो मूवमेंट चल रही है उसमें भाग ना ले, वरना उनकी यूनिवर्सिटी को का जो एफिलिएशन है उसको छीन लिया जाएगा। 1905 में सबसे बड़ा काम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर दी। अब देखो एक्सट्रीमिज्म एकदम से क्यों फैल गया। एक्सट्रीमिज्म अब आ रहा है 1905 से 1915 के बीच में, तो क्या कारण रहा है एकदम से एक्सट्रीमिज्म के आने का। देखो सबसे पहली बात क्या है कि एक्सट्रीमिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है कि हम लोग मतलब एक्टिवली, ये तो नहीं है कि हम लोग बंदूक लेके मतलब पत्थर वत्थर मारने लग जाएंगे, नहीं, हम लोग रेजिस्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे, आपका फॉरेन गुड को हम लोग बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी माल बनाएंगे, ठीक है। तो और हम क्या करेंगे, और हम जैसे कि अपनी खुद की नेशनल एजुकेशन लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग तो बच्चों को पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना देंगे, स्वराज की बात करेंगे ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे क्या होता है, क्यों आया ये पैसिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। वाई, क्यों आया ये एग्जिस्टेंस के अंदर। पहला ये है डिसअपॉइंटमेंट ओवर मॉडरेट्स, ठीक है। इनका जो था ना डिसअपॉइंटमेंट था मॉडरेट्स के ऊपर, और इनका जो 3P था, जो देखो क्या था कि उनका जो वो था ना प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, वो यहाँ पे फेल होता दिखाई दे रहा था। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है। मॉडरेट्स की उसको क्या कहा गया, 3P सिस्टम को, इट इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, की तो पॉलिटिकल पागलपंती वाली बातें हैं, कुछ अच्छा नहीं है। दूसरा कारण क्या रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर उभर के आ रहे हैं। जब लीडर आता है ना, लीडर जब सामने लीडर बैठे हुए हैं तो फिर वो फिर रुक नहीं पाते हैं। लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ठीक है, लाल बाल पाल अरबिंदो घोष, राज नारायण बोस, लाल बाल पाल अरबिंदो घोष, 4 तो ये बड़े बड़े हैं। एक है राज नारायण, एक है अश्वनी कुमार और एक है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तो ये 7 नाम है, लाल बाल पाल अरबिंदो, राज नारायण बोस, राज नारायण, राज करना है पूरा का पूरा, और राज भी कैसे करना है, नारायण जैसा राज करना है, तो ये तो एक्सट्रीमिज्म में ही जाएंगे फिर, मॉडरेट नहीं, राज करना है पूरा, नारायण किसके, पूरे उसके राजा हैं वो। और एक है अश्वनी, भाई नारायण है तो अश्व, जो हमारी इंद्रियां उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और विष्णु, नारायण विष्णु, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन ग्रोथ की बात की। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी ना कि स्टूडेंट्स क्यों इस मूवमेंट के अंदर आ रहे थे। कारण ये है कि उन्होंने एजुकेशन ले ली है बट उनके पास नौकरी नहीं है। दूसरा, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, तो ये सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था, इसलिए ये लोग इसमें भाग लेने लगे। चौथा, इसी समय पे, कर्जन के ही समय पे विवेकानंद की फिलॉसफी फेमस हो रही है कि जागो उठो और बस कर डालो उखाड़ डालो, इस तरीके से। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय पे शांति निकेतन की स्थापना कर दी है। अरबिंदो घोष, तो विवेकानंद की फिलॉसफी इसी समय पे है, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन इसी समय पे आया है हमारा। अरबिंदो घोष भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, तो यहीं से फिर स्वराज की भावना निकल के आई कि अरे ये क्या बोल दिया, इंडिया फॉर इंडियंस, तो स्वराज एकदम से जागता है। इंडिया फॉर इंडियंस दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो यहाँ से स्वराज की भावना निकल के आ गई। और हमें ना जो ग्लोबल सिनेरियो के इवेंट्स थे वो भी हमें बहुत इंस्पायर कर रहे थे। जैसे कि क्या हुआ था, इटली ने 1896 के अंदर, इथोपिया ने 1896 के अंदर इटली को हरा दिया। अब इटली एक यूरोपियन कंट्री है और इथोपिया जीत गई इटली से, तो उनको लगा कि यार ये तो मतलब अंग्रेज जो है इतने भी मजबूत नहीं है, हम भी इनको हरा सकते हैं। ऐसा ही बोर वार के अंदर हुआ है, बोर वार हमारी हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें भी ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने हराया है ब्रिटेन को। जापान, रशिया वर्सेस जापान है, उसमें जापान जीत गया है। जापान एक छोटा सा कंट्री और रशिया से जीत गया है 1905 में, ये तो बहुत वो लगा एकदम से। दूसरा, जापान जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनने की शुरुआत हो रही है, तो इनको लगेगा कि यार ये इंडस्ट्रियल कंट्री, मतलब हम एशियन कंट्री होके जब जापान
इंडस्ट्री लगा सकता है तो हम भी लगा सकते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट फैल रही है चाइना के अंदर, आयरलैंड के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं, आयरलैंड, इजिप्ट, चाइना, है ना। लेकिन क्या है कि एक चीज़ हमें बहुत याद रखनी है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट भी है ना, देखो जो मॉडरेट हैं वो तो मासेस को साथ नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अर्बन मास को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अब अर्बन मासेस कहाँ पे, ये लिमिटेड जगह पे हैं, ये बॉम्बे में है, पूना में है, बंगाल में है, मद्रास में है, यही अर्बन एरियाज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना पीजेंट जो है, पीजेंट नहीं है, पीजेंट बहुत ही कम है, और यहाँ पे ये जो है ये रूरल एरिया में लैक कर रहे हैं। तो हाँ, ये मासेस के पास तो जा रहे हैं, बट वही अर्बन मासेस के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग लीडर कहाँ के हैं, बॉम्बे के, पूना, बंगाल, मद्रास, यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि 1903 के अंदर पार्टीशन को अनाउंस किया जाता है। कर्जन कहता है 1903 में कि भाई हम तो पार्टीशन करेंगे। तो ये तो और बड़ी मूवमेंट शुरू हो जाती है, एकदम से एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होती है फिर 1903 से 1905 तक कि यार रोकना पड़ेगा। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत कौन करता है, मॉडरेट्स करते हैं शुरुआत, क्योंकि इस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट 1903 में एक्सट्रीमिस्ट का कोई रोल नहीं है। 1903 में मॉडरेट इस मूवमेंट को शुरू करते हैं। तो एस.एन. बनर्जी जो है अपना अखबार लिखते हैं बंगाली के अंदर, के मित्रा अपने 2 अखबारों में लिखते हैं, संजीवनी और हितबदी। तो कहते हैं कि एस.एन. बनर्जी के लिखते हैं बंगाली के अंदर, के मित्रा लिखते हैं संजीवनी और हितबदी के अंदर। यहाँ से फिर क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, वो 1905 से स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं। तो 7 अगस्त स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या करना होता है, 7 अगस्त 1905 को हमने प्रोक्लेम किया, क्या प्रोक्लेम किया हमने, स्वदेशी मूवमेंट। इसीलिए इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हैंडलूम डे बोलते हैं। 7 अगस्त को हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, इसी दिन को हम लोग हैंडलूम मूवमेंट बोलते हैं कि हाँ भाई अब स्वदेशी के अंदर हमें अपना भारतीय कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो और ये कहाँ से प्रोक्लेम किया था, कलकत्ता टाउन हॉल से, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो जाता है। जैसे ही पार्टीशन होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं अमार सोनार बांग्ला, बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी का है वंदे मातरम, ठीक है। अब दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होना है, तो दिसंबर का जो सेशन हो रहा है 1905 वाला, वो हो रहा है बनारस के अंदर। यहाँ पे बैठे हुए हैं जी.के. गोखले। अब गोखले जो है वो है मॉडरेट, बट स्टिल ये सपोर्ट कर देता है स्वदेशी को एंड बॉयकॉट को, करता है, थोड़ा सा सपोर्ट करता है ये, ठीक है। अब ये देखो अब क्या होता है कि एकदम से जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर हैं, तिलक बॉम्बे के अंदर हैं, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के अंदर है, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये मूवमेंट इस तरीके से स्प्रेड होती है। 1906 में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि नहीं अब काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये स्वराज की बात करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, बट हाँ हम चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे, वही वाली बात है। ये स्वदेशी करते हैं और कहते हैं कि स्कूल को, कॉलेज को, गवर्नमेंट जॉब को और काउंसिल को, इन सभी चीज़ों को हम लोग बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि स्कूल को, कॉलेज को, गवर्नमेंट जॉब को और काउंसिल को, ये हम इन सभी चीज़ों को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। देखो काउंसिल के अंदर एंट्री करना 1992 के अंदर कांग्रेस की पहली जीत यही थी। तो इनकी तो 1892 के अंदर इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। इस वजह से मॉडरेट जो है इस चीज़ के लिए फिर ये बोलेंगे कि नहीं यार हम लोग एक्सट्रीमिस्ट का पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है ना कि जैसे कि मैंने बताया कि तिलक यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं बॉम्बे में, लाला लाजपत राय पंजाब में, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के अंदर है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई है, यानी ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट है। बट मॉडरेट्स का ये प्लान है कि नहीं, मॉडरेट्स का ये था कि हम इसे पैन इंडिया में नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने यही सब मूवमेंट चलाने के लिए इसको क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने एजुकेशन को
स्वराज, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई आप स्कूल को आप बॉयकॉट करें, तो इसलिए इन्होंने जो थी इंडिजिनस एजुकेशन के लिए, नेशनल एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया। उसके प्रिंसिपल कौन बने? अरबिंदो घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिए अरबिंदो घोष को। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया। नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई, और ये वर्नाकुलर मीडियम के अंदर बनाई। तो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल है अरबिंदो घोष। टेक्निकल इंस्टीट्यूट नेशनल दिया, नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई। इसमें लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर इन्होंने शुरू कर दी। अब जापान में हमने देखा था कि वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए इन्होंने स्टूडेंट्स को जापान भेजा कि आप भी वहाँ पे जाओ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सीख के आओ। यहाँ पे ना वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, बट वुमेन भी वही अर्बन वुमेन है ना। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ना लेबर ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो पीजेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, और या फिर मैं कहूँ बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया है, बाकी सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। 1906 में क्या होता है, कलकत्ता सेशन होता है। वहाँ पे गोखले जो हैं वो दादा भाई नौरोजी का नाम दे देते हैं कि दादा भाई नौरोजी अब प्रेसिडेंट बनेंगे, तो अब इन्हीं को ही बनना पड़ता है। अब चारों तरफ से आवाज़ आ रही है स्वराज स्वराज स्वराज, तो दादा भाई नौरोजी सबकी बातें सुन के वहाँ पे बोल देते हैं कि हाँ स्वराज, बट वही ये यहाँ पे फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग भी कॉलोनी बन जाएं, ठीक है। स्वराज का मतलब सिर्फ इनका ये है कि सेल्फ रूल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। और सेल्फ रूल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आज जैसा हमारे यहाँ पे है ना कि लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनका कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनका कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इसी तरीके से ये भी चाहते हैं कि हमारे भी जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, और उन इलेक्टेड मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, स्वदेशी आइडिया को पॉपुलराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है दाशेर कथा। दाशेर कथा कौन लिखते हैं? सखाराम गणेश। तो इनके थ्रू स्वदेशी आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया जाता है। अब क्या होता है कि हमारे अश्विनी कुमार दत्त हैं, वो स्वदेश बंधप कमेटी बनाएंगे। अब पीजेंट्स ने इसको ज्वाइन किया। सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट की यही एक ऐसी समिति है जिसको पीजेंट्स ने ज्वाइन किया है, बाकी किसी भी चीज़ को वो नहीं करते हैं। स्वदेशी संगम ये कौन बना रहे? वही वीओ चिदम्बरम। तो ये मद्रास तमिलनाडु के अंदर है। स्वदेशी संगम है ना, वहीं पे संगम एज। तो स्वदेशी संगम में हमारा है वीओ चिदम्बरम, सुब्रमण्यम शिवा। तो दो लोग यहाँ पे शामिल हैं स्वदेशी संगम। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो वीओ चिदम्बरम है और सुब्रमण्यम शिवा है। देखिए ये चिदम्बरम और सुब्रमण्यम ये सारे के सारे नाम हमारे कहाँ के हैं? दोनों नाम हमारे नीचे के नाम है, तो वहीं पे ये किया जाता है। संगम एज भी हमारे नीचे की ही है, ठीक है। गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, तिलक स्टार्ट करते हैं। अब वही है कि गणपति और शिवाजी के फेस्टिवल बनाएंगे, तो ये सेक्युलर तो नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल चलाते हैं, बट वही है कि ये जो चीज़ है ये कम्युनल है, सेक्युलर तो है नहीं। तो इस चीज़ ने मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया। एक डॉन सोसाइटी चलाते हैं। कौन चला रहे हैं? डॉन सोसाइटी। सतीश चंद्र मुखर्जी ये चला रहे हैं डॉन सोसाइटी। डॉन अखबार उसका है, शायद जिन्ना का है, बट डॉन सोसाइटी पता नहीं किसका है। डॉन सोसाइटी यहाँ पे इतना याद रखना है कि डॉन सोसाइटी सतीश चंद्र, अंधेरा हो गया है ना। डॉन यानी क्या होता है पता नहीं, उजाला होता है कि अंधेरा होता है? एक मिनट यार, उजाला होता है डॉन का मतलब, ठीक है। ये इसे हम लोग कहते हैं डॉन, सूर्य की पहली किरण को डॉन कहा जाता है। तो वही सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। जब चंद्र मुख फेर ले तो उस टाइम पे क्या होता है? उजाला हो जाता है, सूर्य आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइज की शुरुआत की गई। अब वही है कि एंटरप्राइज जो है इस टाइम पे वो पेट्रियोटिक जील से काम कर रहे हैं। बिजनेस वाला उनका भी अप्रोच नहीं है, उनका सिर्फ ये है कि पेट्रियोटिक जील से काम करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वी चिदम्बरम पिल्लई है वो यहाँ पे स्टीम चिदम्बरम पिल्लई
तो यहाँ पे क्या करते हैं, चिदम्बरम पिल्लई एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी चलाते हैं। इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं कि पिल्लई यानी कुछ पिलाना है, तो पिलाना है, पानी तो अलाउड है नहीं, तो हमने स्टीम लगा दी है ना। स्टीम को आप इकट्ठा करो, फिर वहाँ से पानी लेके आप पी लो, है ना। तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ओके। या फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको याद, स्वदेशी भंडार। तो स्वदेशी भंडार ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। देखो स्वदेशी भंडार, भंडार मतलब क्या होता है कि जब कोई भंडार, गानों का भंडार लगा दिया इन्होंने। इस टाइम पे ये और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पैसा इनके पास है नहीं कि अपना कोई सामान का भंडार इकट्ठा कर लें, तो इन्होंने अपने गीतों का भंडार लगा दिया, स्वदेशी भंडार रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे क्या कर रहे हैं, ये स्वदेशी गुड्स को बेच रहे हैं बजा बजा के, ठीक है। लक्ष्मी ने क्या किया है, लक्ष्मी भंडार किसका है, सरला देवी का। तो सरला देवी औरत है, इसका है लक्ष्मी भंडार। 1901 में क्या होता है, यहाँ पे हमारी बंगाल केमिकल फैक्ट्री है। अब ये बंगाल केमिकल फैक्ट्री के अंदर दो बड़े बड़े लोगों, देखो इंडिजिनस साइंटिफिक रिसर्च में इस समय पे दो लोगों का नाम आएगा। 1901 की बात है ये। एक तो पीसी रॉय, प्रफुल्ला चंद्र रॉय, और एक है जगदीश चंद्र, ठीक है। तो प्रफुल्ला चंद्र रॉय और एक है जगदीश चंद्र। अब सुदेशा गीतम, तो ये सुदेश गीतम ये किसका है, ये है सुब्रमण्यम भारती का है, सुदेश गीतम, ओके। सुदेश गीतम ये है सुब्रमण्य भारती का है, सुदेश गीतम, सुदेश गीतम सुब्रमण्यम भारती। कहते हैं कि ना सुदेश, हमारे देश के गीत होने चाहिए, तो ये जो है सुदेश गीतम, तो ये सुब्रमण्य है ना, सुब्रमण्य भारती कह रहे हैं कि भारती के ऊपर हमारे देश के भी गीत होने चाहिए। ये तमिलनाडु वाले लोग करते हैं ना कि नहीं नहीं हम लोग तो अलग हैं, हम तो अलग हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे देश के भी गीत होने चाहिए, सुदेश गीतम सुब्रमण्यम भारती। पेंटिंग आर्ट के अंदर अभिंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, नंदलाल बोस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ मुस्लिम्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जैसे कौन मुस्लिम है, अब्दुल रजूल ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो लोग हैं कि हमारी साइड रहे हैं, कौन कौन, लियाकत है, मौलाना आज़ाद है और अब्दुल रसूल है। 3 लोगों का नाम हमें याद रखना है, लियाकत, मौलाना आज़ाद और अब्दुल रसूल। ये अपना वसूल दे रहा है कि यार मैंने भारत का खाया है तो मैं तो इन्हीं की साइड रहूँगा, है ना। लियाकत है, ये तो लॉयर है, कह रहा है कि यार यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो मेरे तो जो लोग हैं, और लियाकत अली तो आगे चल के पता नहीं बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह भी बनेगा, तो ये हमारी साइड रहे हैं। ऐसे ही मौलाना आज़ाद है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब इस सब चीज़ों से क्या हुआ है कि यहाँ पे ना एक एंटी कांग्रेस फ्रंट भी निकल के आया है, और एंटी कांग्रेस फ्रंट को हम लोग बोल दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखो हुआ क्या था कि जब बंटवारा किया जा रहा था ना, तो उसमें ये कहा गया कि ये जो लोग हैं ना, देखो ये लोग जो हैं ये तो अपना हिंदू बना देंगे, और आप लोग तो मुसलमान हैं, आप छोटी उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर एक फूट डालने का काम कर रहे थे, कौन, ब्रिटिशर्स। तो कुछ लोग जो थे वो पार्टीशन को सपोर्ट करने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कि हाँ ठीक है अब हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो पार्टीशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। लेबर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे था, मैंने बता दिया कि लेबर, स्टूडेंट, वुमेन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बट पीजेंट का यहाँ पे कम पार्टिसिपेशन है। अब क्या होता है 1911 के अंदर, 1911 के अंदर क्या होता है, पार्टीशन जो है वो एनलमेंट हो जाता है ना। 1911 के अंदर पार्टीशन जो है वो एनलमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, यहाँ पे दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार के अंदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है ना दिल्ली दरबार के टाइम पे, कि हमारी 1911 के अंदर हमारी जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जॉर्ज 5 है, कांग्रेस और इतना होता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हुई ना, इसने मुस्लिम को शॉक कर दिया। क्यों मुस्लिम को शॉक किया, पार्टीशन जो पहले हो रहा था उस पार्टीशन को अब दोबारा ही वैसा का वैसा कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे बिहार और बंगाल को सेपरेट किया गया है और असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया है, लेकिन जो वो था ना कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को बांटेंगे, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन हाँ, असम को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया है इसी समय पे, और बंगाल और बिहार को भी सेपरेट किया गया है।
लेकिन अब मुस्लिम को ये शौक क्यों लग रहा है? देखो, मुस्लिम ने इनका सपोर्ट करने के लिए कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी, ये सब ड्रामा मचा के इनके दिमाग में सब घुसा के इन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट बना लिया था। तो इनको लगा कि यार ये क्या कर दिया, हम तो इससे इनसे अलग हुए थे, अब हमें फिर इनके साथ रहना पड़ेगा। तो ये अंग्रेज़ों की साइड चले गए थे। अब अंग्रेज़ों ने तो इनको ही धोखा दे दिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि चलो इतना कुछ तो हो रहा था, बट ये स्वदेशी मूवमेंट काहे डिक्लाइन हो गई? स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1908 के अंदर डिक्लाइन होती हुई दिखाई देगी हमें। क्यों ऐसा हुआ है? स्वदेशी मूवमेंट भी डिक्लाइन हुई है, क्यों हुआ है? देखो, कांग्रेस जो है ना वो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो उसके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम पैसिव रेजिस्टेंस भी कर देंगे, स्वदेश भी कर देंगे, बॉयकॉट भी कर देंगे, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, बट वही ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी कमी है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सूरत स्प्लिट होता है 1907-8 में ये डिक्लाइन हो रहा है, 1907 के अंदर हमारा सूरत स्प्लिट हो चुका है। तो ये मूवमेंट पूरी की पूरी लीडरलेस हो गई है, ठीक है। कैसे लीडरलेस हो गई है? यहाँ पे जो तिलक है, तिलक को तो अरेस्ट कर लिया गया है ना। और जो अरबिंदो घोष और बीसी चंद्रपाल है, इन्होंने रिटायर ले लिया है। और अरबिंदो घोष ने तो अपना वो आश्रम बना लिया पौंडीचेरी जाके। तो इस तरीके से अब ये मूवमेंट जो है ये लीडरलेस हो गई थी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रूरल और पीजेंट्स का बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट था। अब रूरल जनता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अर्बन में इतनी जनता नहीं रहती है भारत के अंदर। भारत की अधिकतर जनता कहाँ पे है? गाँव के अंदर है। तो ये रूरल और पीजेंट की बहुत ही लिमिटेंसी हमें देखने को मिली। दूसरा क्या है कि कोई भी मूवमेंट जो है ना इतनी लंबी सस्टेन नहीं करती है। इसी वजह से गांधी जी जो है वो बीच बीच में कॉल ऑफ करते थे कि नहीं बस अब रोक दो, क्योंकि गांधी जी जानते हैं कोई भी मूवमेंट 4-5 साल तक सस्टेन नहीं कर सकती है। बट वही, इनका कोई सिग्निफिकेंस रहा कि नहीं? हाँ, सिग्निफिकेंस रहा। देखो, लोगों ने यहाँ से स्वराज की बात सीखी कि अच्छा, स्वराज भी मतलब हो सकता है, सेल्फ रिलायंस की बात सीखी, स्वदेशी सीखा तो सही कम से कम, बॉयकॉट सीखा तो, नेशनल एजुकेशन आई तो, पैसिव रेजिस्टेंस सीखा तो। यहाँ पे लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात की गई है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला हमें। हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लिटरेचर, पेंटिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। और ये सब जो था ये बेस तैयार हुआ गांधी जी के लिए, ठीक है। गांधी जी जो है इन्हीं चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और महान बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा। लेकिन क्या हम इनको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे? यस, हमें क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा इनको। देखो, इनके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी की बड़ी ही कमी रही है, ठीक है। इनका डिफरेंट डिफरेंट गोल है। दूसरा, स्वराज का क्लैरिटी ही नहीं है। औरबिंदो कहते हैं कि हमें पूरी की पूरी फ्रीडम चाहिए, बट वो जो है दादा भाई नौरोजी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो कॉलोनी बनना है ना, जैसे ब्रिटेन की जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी है, हमें वैसा बनना है। यहाँ पे क्या है कि मास का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, मास का पार्टिसिपेशन ज़्यादा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे पेट्रियोटिज्म की भावना आ रही है। पेट्रियोटिज्म हम लोग कैसे लेके आएंगे? थ्रू सर्विस एंड सेक्रीफाइस के थ्रू हम लोग पेट्रियोटिज्म लेके आएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि सोशल, ये जो लोग हैं ना ये बड़े ही सोशल रिएक्शनरी के तौर पर उभर के आए हैं। अब सोशल रिएक्शनरी क्या चीज़ होती है? देखो, सोशल रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है ना, एक मिनट, हाँ, जैसे कि रुकमाबाई केस था, उसमें यह था कि ये डॉक्टर थी, मतलब एक लड़की थी, तो इसकी बचपन में चाइल्ड मैरिज हो गई थी। अब ये उस शादी को मानना नहीं चाह रही थी, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक एज ऑफ कंसेंट बिल लेके आए कि भाई जो जो इस तरीके के केस है वहाँ पे कंसेंट मिलना चाहिए कि हाँ आप शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, या फिर जब भी शादी आपकी होगी तो उससे पहले कंसेंट लिया जाए। अब तिलक जो है वो इसके अगेंस्ट में है। भाई ये तो एक अच्छा लिबरल फेज है, बट तिलक इसके अगेंस्ट में है कि नहीं, ये एज ऑफ कंसेंट बिल जो है नहीं। तो इनका जो अप्रोच है ना वो एक बड़ी ही रिवाइवलिस्ट अप्रोच है कि नहीं, हमें तो पुराना भारत जैसा चाहिए। हम तो एक तरीके से ऑब्सक्योर टेनिस्ट हैं, ऑब्सक्योरनिस्ट हैं, यानी हम लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, हम तो ऑब्सक्योरनिस्ट हैं। तो इनकी इस तरीके की अंडरटोन थी। लेकिन असल में तिलक का क्या था ना, तिलक ये चाहते थे कि अंग्रेज हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बीच में ना पड़े। तिलक इसलिए इसको रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, इनका गणपति और शिवाजी के फेस्टिवल वही होलिस्टिक नहीं थे, कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे। दूसरा, ये एंटी काउ किलिंग कैंपेन चला रहे थे। अब देखो, मुसलमान तो है, वो तो गाय को काटते हैं ना, ये एंटी काउ किलिंग कैंपेन चला रहे हैं। विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो जो है वो हिंदू इंटरेस्ट और हिंदू नेशन की बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों, विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष जो है वो हिंदू नेशन, हिंदू इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी एक तरीके से कम्युनलिज्म आएगा वहाँ से भी। सूरत स्प्लिट की बात करते हैं तो 1905 के अंदर क्या होता है, बनारस सेशन के अंदर कौन बैठते हैं?
देखो 1905 में गोखले बैठ गए हैं। गोखले ने क्या कहा कि नहीं, हम लोग बंगाल से बाहर इस मूवमेंट को नहीं ले जाना चाहते हैं। दूसरा, जो आप लेजिस्लेचर को बॉयकॉट कर रहे हैं तो बोलेंगे कि नहीं यार, हम तो इस मूवमेंट, हम तो इस चीज़ के लिए जी रहे थे। 1992 में हमें यही तो एक सफलता मिली और आप इसको भी खो देना चाहते हैं, तो नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये जो थे ना, ये वही कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम लोग 1905 में इतना कुछ हो चुका है, वो पार्टीशन वार्टीशन भी हो चुका है ना, लेकिन फिर भी ये अपनी पुरानी वही 3P अप्रोच को लेके बैठे हुए हैं। तो 1906 से 1908 के अंदर क्या है कि यहाँ पे रेवोल्यूशनरी का जन्म हो रहा है। अब 1906 में क्या होता है ना, देखो इनको पता है कि लोग पागल हैं, है ना, एक तरीके से मतलब पागल तो नहीं, इनको ये लग रहा है कि इनको हम जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ये बहक जाएंगे। तो मिंटो क्या करते हैं, मिंटो ना इनको मॉडरेट्स को परसुएड करते हैं कि आप ऐसा करो, आप हमारी काउंसिल के अंदर एंट्री बंद ना करें कि हम ना अभी आपको रिफॉर्म देने वाले हैं। तो रिफॉर्म देने वाले हैं, तो रिफॉर्म जो है वो रिफॉर्म आता है 1909 के अंदर मोरले मिंटो रिफॉर्म के फॉर्म में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका वो देते हैं, इसको परसुएड करते रहते हैं। दूसरा, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने वही कहा था कि भाई हमको तो सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया था, इसे मैं बता चुकी हूँ। अब 1907 में क्या होता है कि सूरत सेशन होता है। ठीक है, अब देखो सूरत में सेशन क्यों होता है कि ये जो है ये तिलक का होम है। पहले सूरत जो है वो बॉम्बे के अंदर आता था, ठीक है ना, हमने देखा है कि गुजरात बाद में बटा है। तो सूरत जो है बॉम्बे के अंदर आता था, तो तिलक का होम था बॉम्बे, तो तिलक वहाँ से पार्टिसिपेट कर नहीं सकता था, तो यहाँ पे रास बिहारी घोष को बैठा दिया। अब यहाँ पे ये जो है बट जाएंगे, रास बिहारी घोष, जी चल रहा है यहाँ पे जी, तो रास बिहारी घोष को यहाँ पे बैठा दिया, तो यहाँ से क्या है, ये लोग जो है बट जाएंगे। ठीक है, रास बिहारी घोष जो है वो भी DE वाचा और रास बिहारी घोष, ये क्या है, ये मॉडरेट लीडर्स हैं। ठीक है, अब मॉडरेट जो है वो इसको रिटीरिएट करेंगे। रिटीरिएट क्या करेंगे कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट तो चाहिए, बट हमको चाहिए ब्रिटिश एम्पायर ही हमारे ऊपर होना चाहिए और उनके अंदर ही हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट लेंगे। और कहते हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक अलग ही लेवल पे खेल रही है, वो सेडिशियस मीटिंग एक्ट लेके आ रही है कि नहीं नहीं, अगर आपने कोई भी मीटिंग की ना हमारे खिलाफ, तो हम आपके ऊपर सेडिशन लगा देंगे। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट लेके आ रही है ये। ठीक है, अब 1908 में क्या होता है, यहाँ पे एक मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाता है 1908 के अंदर ही, इसी समय पे यहाँ पे खुदीराम बोस है, और खुदीराम है और प्रफुल्ला चक्की है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी है, ओके, प्रफुल्ल चाकी है। तो ये लोग जो है किंग्सफोर्ड को अटैक करते हैं, किंग्सफोर्ड को अटैक करते हैं, बट असल में किंग्सफोर्ड नहीं मरता है, जज होता है, ये मर जाती हैं औरतें। अब ये कहते हैं, तिलक कहते हैं कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरीके से तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो हमारी भी पेशेंट्स की हद होती है और हम तुम्हें ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी को जो तिलक हैं वो सपोर्ट कर देते हैं अपने अखबार केसरी के अंदर। तो इसलिए फिर तिलक को भेज दिया जाता है मेंडले के अंदर कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप तो गलत कर रहे हो, तो इसको मेंडले भेज दिया गया है। ठीक है, 1910 के अंदर इंडियन प्रेस एक्ट आई है, तो हमें ये याद रखना 1908 के अंदर मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस है। ठीक है, औरबिंदो ने रिटायर ले लिया है, बता चुकी हूँ मैं। लाला जो है वो अब्रॉड चले गए हैं, लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए हैं। 1909 में क्या होता है कि मौर्य मिंटो रिफॉर्म आती है। ठीक है, तो मौर्य मिंटो रिफॉर्म के अंदर क्या होता है, देखो शुरुआत में क्या होता है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मांगता है कोई, यहाँ पे मिंटो से कहता है कि हमको ना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। कौन मांगता है, ये मांगता है आगा खान। आगा खान क्या कहता है कि ना हमें ना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मिंटो कहता है कि भाई तेरे को मैं ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों दूँ। वो कहता है कि भाई मैंने तो तुम्हारा पार्टीशन में भी सपोर्ट किया था, है ना, तो तुम मेरे को ज़्यादा तुम मेरे को वो दो, रिप्रेजेंटेशन दो। अब वो आगा खान समझ जाता है कि हाँ, इनको यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आगा खान है यही लीडर होता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, ठीक है, और वही वाली बात है कि ये जो है ये निकल के कहाँ से आ रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है, ये आगा खान वगैरह ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो भाई कर्जन का पार्टीशन, तो कर्जन ने ही नींव डाल दी थी कि हाँ इस तरीके से भाई ऐसे इनको तोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना ये मोरले के पास पहुँचेगा। मोरले कौन है यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो कौन मोरले के पास पहुँचेगा सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने के लिए, तो गोखले पहुँचेगा मोरले के पास, लंदन जाएगा कि हमको ना सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। मोरले रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा पागल है क्या, मैं तो नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वो एक तरीके से शैडो है
ऐसा दिखेगी नहीं कहीं पे भी। वो मौर्य तो खुद मना कर रहे हैं कि भाई मैं इनको कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देने वाला हूँ, ये लोग इनका दिमाग जैसा भी है अब संभालो इनको। सिर्फ 2-4 काम कर दिए जाएंगे इनका मुंह बंद रखने के लिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके उनको 60 मेंबर वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 60 मेंबर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर 7 मेंबर प्लस एक कमांडर इन चीफ को बैठा देंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव के अंदर कितने मेंबर आ गए हैं? 60 मेंबर आ गए इस समय पर। 1909 के अंदर 60 मेंबर आए हैं बस। और एग्जीक्यूटिव के अंदर 7 मेंबर प्लस एक कमांडर इन चीफ है। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर एक हमारा इंडियन बैठेगा, उसका नाम है सत्येंद्र सिन्हा, मुस्लिम वोट फॉर मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पे ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई चुकी है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो है ना, ऊपर तो ये रखेंगे ऑफिशियल मेजोरिटी, बट ये प्रोविंसेस के अंदर रख देंगे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे से ये बर्मा भी यहाँ पे एक सीट है, बस इतना याद रखना है कि बर्मा की भी एक सीट है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तो बड़ी बड़ी एरिया है, तो यहाँ पे 2-2 सीट मिली है। बर्मा को यहाँ पे 1 सीट मिली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीटें जमींदार को दी जा रही है। मुस्लिम के पास 6 सीटें इस समय पे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी 2 सीट हैं, ठीक है। अब प्रोविंसेस जो है ना, उनके पास एक नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, ये बात सही है। तो ऊपर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर तो ऑफिशियल मेजोरिटी है, बट प्रोविंस के अंदर क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है। अब देखो अब क्या हुआ है, क्या कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है आपके पास ऑफिशियल मेजोरिटी है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जो भी ड्रामा है आपके पास है ना, तो फ़ायदा क्या हो रहा है इससे? इसमें पावर है, कुछ दम है। तो कहते हैं कि हाँ अब आप जो है ना वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। आप यहाँ पे बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बट वही कि आप यहाँ पे बजट को वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, डिस्कशन ही नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ये था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने, अब डिस्कस करेंगे तो यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि वोट नहीं कर सकते आप, ठीक है। वोट बजट के ऊपर आप वोट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर वोट करें तो आप वोट कर सकते। तो हाँ कुछ चीज़ों के ऊपर वोट जो है वो बैन है। किस किस के ऊपर? जैसे कि आप जो है वो इंटरेस्ट और डेप्थ की बात नहीं करेंगे, आप रेलवे के एक्सपेंडिचर की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी कोर्ट के मैटर की बात नहीं करेंगे, आप फॉरेन रिलेशन की बात नहीं करेंगे, आप इंडियन प्रिंसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन है तो इसके ऊपर आप वोट भी कर सकते हैं, आप रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ कहा जाता है। लेकिन हाँ भाई ये कि फाइनल पावर उसके पास है, वॉइस रॉय के पास। वॉइस रॉय चाहे तो उसको कभी भी डिसअलाउ भी कर सकता है कि नहीं आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, इतना है। तो क्रिटिसिज्म क्या रहा है इसका, मॉडरेट्स का, ये ना तो कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिली है, कम्युनल इलेक्टोरेट और आ गया है, यहाँ पे बड़ी ही नैरो फ्रेंचाइज मिली है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई है, लिमिटेड पावर है। और यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो बैठाए गए हैं ना वो भी वीक हैं। वो क्या है, वो येस मैन टाइप के हैं,